नाउ हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन टुडेज सेशन। और आज के इस सेशन में हम पार्लियामेंट के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 23 ऑफ द इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। इसके प्रीवियस चैप्टर्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन चैप्टर्स को कवर नहीं किया है तो यू कैन गो टू द चैनल। नाउ ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इंडियन पार्लियामेंट की नई वाली बिल्डिंग है, हाल ही में बनकर तैयार हुई है। ये छोटी सी आपको पुरानी वाली बिल्डिंग दिख रही होगी, अंग्रेज़ों की ज़माने की बनी हुई थी। हमने अपने नए पार्लियामेंट को इस नए वाली बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया है। ओके, नाउ द इंडियन पार्लियामेंट द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया, भारत की सर्वोच्च विधायिका है ना। भारत में जो नेशनल लेवल पे जो भी लॉज बनते हैं वो इसी पार्लियामेंट से बनते हैं, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन होती है हमारी पार्लियामेंट। हमारी किताब में जो पार्लियामेंट का चैप्टर है वो सबसे लार्जेस्ट चैप्टर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हम इसको किसी एक सेशन में कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना, बिकॉज हम चाहते हैं कि काफ़ी अच्छे से ये चैप्टर हमें समझ में आए और हमें इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना हो। इसलिए 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं, है ना, ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, बिकॉज ये चैप्टर प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ द पार्लियामेंट इज़ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. It occupies a preeminent and central position in the Indian democratic political system due to adoption of the parliamentary form of government, also known as Westminster model of government. First of all, हमें ये समझना है कि इंडिया में कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम हम रन कर रहे हैं। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? इसका बेसिक सा मतलब ये है कि जो भी हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, यानी कि जो भी लोग गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल होंगे, है ना। यानी कि पार्लियामेंट उनसे सवाल पूछ सकती है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ भी करेगी और कोई भी उससे सवाल नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट सवाल पूछ सकती है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में आकर जवाब देना पड़ता है अपने कामों के लिए। पहला मतलब तो ये हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। सेकंड मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी पावर भी पार्लियामेंट से ही डिराइव करती है। पार्लियामेंट से डिराइव करने का क्या मतलब होता है? बेसिकली गवर्नमेंट जब तक लोकसभा में कॉन्फिडेंस में है तब तक गवर्नमेंट रूल करेगी। कॉन्फिडेंस ख़त्म हुआ, गवर्नमेंट रिजाइन कर देगी, है ना। तो एक तरह से गवर्नमेंट भी अपनी पावर जो है वो पार्लियामेंट से ही डिराइव कर रही है, क्यों? बिकॉज लोकसभा पार्लियामेंट का ही एक पार्ट होता है ना। तो ये होता है मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। नाउ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्यों वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं? बिकॉज वेस्टमिंस्टर एक जगह है ना, ब्रिटेन में। और हमने अपना जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका मॉडल जो है ब्रिटेन से ही लिया हुआ है, बिकॉज ब्रिटेन ने ही हम पे राज किया था और उसी से हमारी सारी पॉलिटिकल सिस्टम लगभग मैच करती है। दैट्स वाई जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो वेस्टमिंस्टर एक जगह है ब्रिटेन में, वहाँ पर है। दैट्स वाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी हम बोलते हैं। नाउ द इंडियन पार्लियामेंट इज़ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, है ना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी उसका लेजिस्लेटिव ऑर्गन है हमारी पार्लियामेंट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाती है वो पार्लियामेंट के थ्रू ही बनाती है। नाउ इतना किस समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। Now, Article 79 to Article 122 in Part 5 of the Constitution deals with the organization, composition, duration, officers, procedure, privileges, powers and so on of the Parliament. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रोविजंस बताए गए हैं आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 के बीच में। यहाँ पे ये आर्टिकल्स हमें याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे जैसे जैसे हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे हमें याद होते जाएंगे। दैट्स वाई आर्टिकल्स को लेकर टेंशन नहीं लेनी है, बस जानना है कि पार्ट 5 में पार्लियामेंट से रिलेटेड जो है प्रोविजंस बताए गए हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करा गया है इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, है ना। पार्लियामेंट में इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? पहले हैं हमारे प्रेसिडेंट, सेकंड है राज्यसभा और थर्ड है लोकसभा। ओके, नाउ हमें ये तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये पार्लियामेंट है, अगर इसमें एक होगी राज्यसभा, दूसरी होती है लोकसभा। ये 2 पार्ट्स तो हमें आसानी से समझ में आ गया। बट प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही पार्ट होते हैं। प्रेसिडेंट कैसे पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं आगे आने वाली स्लाइड्स में हमें अच्छे से समझ में ये चीज़ आ जाएगी। बस हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का एक पार्ट होते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं।
इन 1954 हिंदी नेम्स राज्यसभा एंड लोकसभा वेयर अडॉप्टेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल रेस्पेक्टिवली, है ना। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इन दो हाउसेस के लिए, है ना, राज्यसभा और लोकसभा के लिए ये हिंदी वर्ड्स नहीं लिखे गए थे, राज्यसभा और लोकसभा नहीं लिखा गया था, उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल लिखा गया था, है ना। राज्यसभा के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट लिखा गया था और लोकसभा के लिए हाउस ऑफ पीपल लिखा गया था। बट ये काफ़ी इंग्लिश वर्ड्स हैं और समझने में थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे, दैट्स वाई हमने 1954 में हिंदी नेम्स इन दोनों हाउसेस के लिए अपना लिए। काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए राज्यसभा अपनाया गया और हाउस ऑफ पीपल के लिए वर्ड आया लोकसभा, है ना। इसलिए राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। ओके, नाउ द राज्यसभा इज़ दी अपर हाउस, है ना। पार्लियामेंट का अपर हाउस होती है राज्यसभा। अपर हाउस कैसे होती है? बिकॉज जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा परमानेंट बॉडी होती है। ओके, परमानेंट बॉडी होती है। परमानेंट इसलिए बिकॉज राज्यसभा डिज़ोल्व नहीं होती है ना। राज्यसभा डिज़ोल्व नहीं होती है, जैसे लोकसभा हर 5 साल पे डिज़ोल्व हो जाती है, राज्यसभा कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती। उसके मेंबर्स रिटायर होते हैं फिर इलेक्ट होके आते हैं, बट राज्यसभा हमेशा बनी रहती है, कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती, सिर्फ लोकसभा डिज़ोल्व होती है। इस डिज़ोल्व नहीं होने के चलते राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। ओके, इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट एंड यूटीज़ ऑफ द इंडियन यूनियन, है ना। राज्यसभा स्टेट्स को और यूटीज़ को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। कैसे? स्टेट्स गवर्नमेंट्स जो होती हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ की गवर्नमेंट्स अपने अपने मेंबर्स को चुनकर राज्यसभा में भेजती हैं, है ना। क्यों भेजती हैं? बिकॉज उनकी बातें भी पार्लियामेंट में उठाई जा सकें, उनके भी जो इश्यूज़ हैं वो पार्लियामेंट में एड्रेस किए जा सकें। दैट्स वाई राज्यसभा में स्टेट्स गवर्नमेंट्स जो होती हैं अपने मेंबर्स चुनकर भेजती हैं। सेम चीज़ यूटीज़ में, जो भी यूटीज़ की गवर्नमेंट होगी वहाँ की, वो अपने मेंबर्स को राज्यसभा में चुनकर भेजेगी ताकि उनके भी इश्यूज़ एड्रेस हो सकें, है ना। इसलिए राज्यसभा स्टेट्स को और यूटीज़ को दोनों को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। नेक्स्ट, द लोकसभा इज़ द लोअर हाउस, है ना। पार्लियामेंट की लोअर हाउस होती है लोकसभा। क्यों लोअर हाउस होती है? बिकॉज लोकसभा डिज़ोल्व हो जाती है हर 5 साल के बाद, है ना। दोबारा इलेक्शन कराने पड़ते हैं लोकसभा के मेंबर्स के लिए। लोकसभा 5 साल पर डिज़ोल्व हो जाती है, दैट्स वाई इसको लोअर हाउस बोला जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल, है ना। लोकसभा पूरे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। कैसे रिप्रेजेंट करती है? बेसिकली जनरल इलेक्शंस में लोग अपने कैंडिडेट्स को, लोग अपने जो भी उनके नेता होंगे उनको चुनकर लोकसभा में भेजते हैं, है ना। चूँकि लोग लोकसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, दैट्स वाई वो लोगों को रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में लोकसभा। बट राज्यसभा में लोगों द्वारा डायरेक्टली चुने गए मेंबर्स राज्यसभा में नहीं जाते, स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज़ के गवर्नमेंट्स द्वारा चुने गए जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा में जाते हैं। दैट्स वाई राज्यसभा स्टेट्स को और यूटीज़ को रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में, और लोकसभा पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों को एज अ होल रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में। नाउ आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। Though the President of India is not a member of either House of Parliament and he does not sit in the Parliament to attend its meeting, he is an integral part of the Parliament. पिछले स्लाइड पे जैसे हमने बात करी थी कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक पार्ट थे हमारे प्रेसिडेंट। नाउ प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पार्ट कैसे होते हैं उसके बारे में बात करी जा रही है। दिस इज़ बिकॉज अ बिल पास्ड बाई बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट असेंट। नाउ पार्लियामेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? लॉ बनाना, है ना। लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है पार्लियामेंट की, है ना। तो लेट्स से अगर पार्लियामेंट ने कोई बिल पास करा, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने कोई बिल पास करा एक्ट बनाने के लिए, लॉ बनाने के लिए, ना वो बिल जो होगी कभी भी एक्ट नहीं बनेगी जब तक उसको प्रेसिडेंट का असेंट न मिल जाए, जब तक उसको प्रेसिडेंट का असेंट न मिल जाए, है ना। जैसे किसी बिल को अगर पास कर दिया गया पार्लियामेंट द्वारा, तो जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। वो जो बिल होगा वो कभी भी फोर्स में नहीं आएगा जब तक उस पर प्रेसिडेंट जो है साइन ना कर दें, अपना एसेंट ना दे दें। तो चूँकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है पार्लियामेंट की, दैट इज़ लॉ बनाना, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। जब तक वो असेंट ना दे दें तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। इसलिए प्रेसिडेंट जो होते हैं वो पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट होते हैं, बिकॉज वो पार्लियामेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फंक्शंस को करते हैं। ओके, दैट्स वाई वो पार्ट होते हैं। कुछ और फंक्शंस भी हैं जिसको प्रेसिडेंट करते हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड, है ना। जैसे पार्लियामेंट के किसी भी सेशन को जो है समन करना हो, है ना, किसी भी सेशन को बुलाना हो तो प्रेसिडेंट बुलाएंगे सेशन को। कोई भी सेशन चल रही हो उसको अगर स्थगित करना है, प्रोरोग करना है, तो प्रेसिडेंट उसको प्रोरोग करते हैं,
है ना। लोकसभा को अगर डिसॉल्व करना है तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व करते हैं, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को एड्रेस करना है तो उसको भी प्रेसिडेंट ही एड्रेस करते हैं, ऑर्डिनेंसेस को इशू करना है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो उस ऑर्डिनेंसेस को भी प्रेसिडेंट ही इशू करते हैं। तो बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिसके बारे में हमने प्रेसिडेंट चैप्टर में भी पढ़ा था, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो है फंक्शंस जिसको प्रेसिडेंट करते हैं, दैट्स वाई वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं पार्लियामेंट का, है ना। इसलिए 3 पार्ट्स हो गए पार्लियामेंट के, एक तो प्रेसिडेंट जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर रहे हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड, और दूसरा होती है लोकसभा, तीसरी होती है राज्यसभा। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। तो जैसे हमने पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, यहाँ पर 3 कंट्रीज़ का जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसमें क्या कंपैरिजन है वो यहाँ पे समझा रखा है। पहला है इंडिया, सेकंड है ब्रिटेन एंड थर्ड है यूएसए अमेरिका, है ना। इन 3 कंट्रीज़ में क्या कंपैरिजन है लेजिस्लेटिव सिस्टम में उसको बता रखा है। हम जानते हैं कि इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है और उस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने ब्रिटेन के मॉडल पे बनाया हुआ है। दैट्स वाई हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है और ब्रिटेन का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत मैच करता है। जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात करी अपने पार्लियामेंट की, तो उसमें 3 पार्ट्स होते थे। एक होते थे हमारे प्रेसिडेंट, है ना, सेकंड होती थी अपर हाउस एंड थर्ड होती थी लोअर हाउस। ओके, थर्ड होती थी लोअर हाउस। सेम चीज़ ब्रिटेन में भी आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ का भी जो लेजिस्लेचर होगा उसके 3 पार्ट्स होंगे, एक होगी क्राउन, सेकंड होगी अपर हाउस एंड थर्ड होगी लोअर हाउस, है ना। डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे क्राउन का है, बिकॉज हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं और ब्रिटेन में क्राउन जो होती है वो नॉमिनल हेड होती है। बट अमेरिका में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। वहाँ का एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि हमारा जो लेजिस्लेचर है उसमें 3 पार्ट्स होते थे, ब्रिटेन का भी लेजिस्लेचर में 3 पार्ट्स, बट अमेरिका के लेजिस्लेचर में सिर्फ 2 ही पार्ट्स होते हैं। वहाँ की होती है एक अपर हाउस और एक होती है लोअर हाउस, ठीक है ना। 3 पार्ट्स नहीं होते, 2 ही पार्ट्स होते हैं। ये एक डिफरेंस है, बिकॉज वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है अमेरिका में, है ना। नाउ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कुछ डिफरेंस होता है, उसके बारे में यहाँ पर छोटा सा पॉइंट दे रखा है, बट हमें इतना टेंशन नहीं लेना, सिर्फ इसको समझ लेना है, बिकॉज इसका एक अलग सा चैप्टर भी है इन कंपैरिजन्स का, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बेसिकली द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एम्फसाइज ऑन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, है ना। जो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ के जो लेजिस्लेचर होती है और वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव्स होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती हैं। कैसे? हमने बात करी थी इंडिया में कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो इसको हम रियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पीएम हेड करते हैं, है ना। जो रियल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, यानी कि लोकसभा पार्लियामेंट की हाउस है, यानी कि लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। तो ये लेजिस्लेचर हो गई, इससे कनेक्टेड हो गए ये एग्जीक्यूटिव्स, है ना। तो वही चीज़ कह रही है कि जो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लेजिस्लेचर से इंटरडिपेंडेंट होते हैं या इंटर कनेक्टेड होते हैं। बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये दोनों अलग अलग होते हैं। द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड लेज स्ट्रेस ऑन द सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। दैट्स वाई वहाँ पर जो लेजिस्लेचर है उसको सिर्फ 2 ही हाउस थे, एक था अपर हाउस, एक था लोअर हाउस। वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं प्रेसिडेंट, वो लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं थे, है ना। लेकिन हमारे यहाँ लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं जो एग्जीक्यूटिव। दैट्स वाई हमारे यहाँ जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसके 3 पार्ट्स हैं, एक एग्जीक्यूटिव भी उसके पार्ट हैं जैसे प्रेसिडेंट। तो ये छोटा सा कंपैरिजन है। हेंस वी हैव द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट लाइक द क्राउन इन पार्लियामेंट इन ब्रिटेन। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने जैसे बात करी कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं पार्लियामेंट में, वहाँ पर क्राउन होती है, तो सेम चीज़ थी। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या अंतर होता है आपको आई होप कि समझ में आया होगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका में चलती है, हमारे यहाँ और ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एक ही होते हैं और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये दोनों अलग अलग होते हैं। आई होप कि ये स्लाइड आपको समझ में आई होगी। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ द 2 हाउसेस, दोनों हाउसेस के क्या क्या कॉम्पोजिशंस हैं, कितने मेंबर्स हैं हाउसेस में, उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राज्यसभा, कॉम्पोजिशन ऑफ द राज्यसभा। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 250, आउट ऑफ विच 238 आर टू बी द representatives of state and union territories elected indirectly and 12 are nominated by the president.
राज्यसभा में मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है मेंबरशिप, मैक्सिमम मेंबरशिप कितने मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, तो 250 मैक्सिमम मेंबर्स राज्यसभा के अंदर हो सकते हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, है ना, और 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं। हमने प्रेसिडेंट के चैप्टर में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट भी करते हैं व्यक्ति को राज्यसभा के अंदर, जिसके पास स्पेशल नॉलेज होती है, कोई स्पेशल एक्सपर्टी होती है, ऐसे व्यक्ति को प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के अंदर। तो 12 ऐसे मेंबर्स हैं जिसको नॉमिनेट करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा के अंदर, एंड 238 जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट से और यूटीज से इलेक्ट होके आते हैं। हमने बात करी थी कि राज्यसभा जो है यूटीज़ को और स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट के अंदर, है ना, इसलिए 250 मैक्सिमम मेंबर्स में से 238 मेंबर्स जो हैं स्टेट्स और यूटीज़ से आते हैं एंड 12 को नॉमिनेट करा जाता है। तो ये तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गई 250 राज्यसभा की। लेकिन प्रेजेंट में कितने मेंबर्स मौजूद हैं राज्यसभा में आज के डेट में, तो वो हैं 245, 245 मेंबर्स ही मौजूद हैं राज्यसभा के अंदर आज। नाउ ऑफ दीज 225 members represent the state and 8 members represent the union territories, 12 are nominated by the president, है ना। उन 245 जो प्रेजेंट मेंबर्स मौजूद हैं राज्यसभा के अंदर, उसमें से 225 मेंबर्स जो हैं स्टेट से आए हुए हैं, 8 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से आए हुए हैं और 12 मेंबर्स, जैसे हमने बात करी, प्रेसिडेंट ने उनको नॉमिनेट किया हुआ है ना। नाउ स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ है राज्यसभा के अंदर, इसकी बात थोड़ी सी हम कर लेते हैं। Now, the representative of state in the Rajya Sabha are elected by elected members of the state legislative assemblies. The election is held in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote. ठीक है ना। राज्यसभा में कैसे मेंबर्स स्टेट से चुन के आते हैं उसकी बात करी जा रही है। बेसिकली स्टेट्स में एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ के मेंबर्स पीआर सिस्टम का यूज़ करके राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं और वो मेंबर्स राज्यसभा के अंदर आकर उस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वहाँ के इश्यूज़ को पार्लियामेंट के अंदर उठाते हैं। तो इस तरह से स्टेट्स से राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होता है और ये इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो वो है पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको पीआर सिस्टम को अच्छे से समझना है तो प्रेसिडेंट के चैप्टर में मैंने इसको काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझा रखा है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, आपको पीआर सिस्टम काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ द सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, है ना। जो भी स्टेट्स हैं उनके मेंबर्स आएंगे राज्यसभा के अंदर, लेकिन एक स्टेट से कितने मेंबर्स आएंगे राज्यसभा के अंदर ये डिपेंड करता है कि उस राज्य की पॉपुलेशन कितनी है, उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। फॉर एग्जांपल, अगर यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो वहाँ से सबसे ज़्यादा राज्यसभा के मेंबर्स चुन के आएंगे, जैसे 31, है ना। अगर लेट्स से त्रिपुरा की पॉपुलेशन सबसे कम है, इसलिए सबसे कम राज्यसभा के मेंबर्स त्रिपुरा से चुन के आएंगे, दैट इज़ सिर्फ 1, है ना। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, हेंस द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश हैज़ 31 मेंबर्स इन द राज्यसभा वाइल त्रिपुरा हैज़ 1 मेंबर्स ओनली। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की ज़्यादा है एंड त्रिपुरा की कम है ना। लेकिन वही हम बात करें अमेरिकन लेजिस्लेचर की, यूएसए के लेजिस्लेचर में, तो वहाँ के अपर हाउस में टोटल 100 मेंबर्स हैं और ये मेंबर फिक्स्ड हैं, ठीक है। वहाँ पर जो अपर हाउस में रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं है। वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन फिक्स कर दी गई है कि जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ से सिर्फ 2 मेंबर्स हर स्टेट से अपर हाउस के अंदर आएंगे, है ना। अमेरिका में अगर 50 स्टेट्स हैं तो 2 मेंबर्स हर स्टेट से आते हैं और टोटल मेंबर्स हो जाते हैं 100। वो सेम चीज़ थोड़ी सी कंपैरिजन थी अमेरिका के अपर हाउस से। हाउएवर इन यूएसए ऑल स्टेट्स हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, है ना। सारे स्टेट्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि हर स्टेट से 2 मेंबर्स ही अपर हाउस में आएंगे, जिसको हम वहाँ पे सीनेट बोलते हैं। जिसको हम यहाँ पे राज्यसभा बोलते थे, वो अपर हाउस को अमेरिका में सीनेट बोला जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन की बात वहाँ पे नहीं है, वहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। यूएसए में 50 स्टेट्स हैं और 2 मेंबर्स हर स्टेट से आते हैं, दैट इज़ 100 मेंबर्स वहाँ के अपर हाउस में होते हैं। नाउ यूटीज़ का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है राज्यसभा में? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा आर indirectly elected by the members of an electoral college specially constituted for the purpose. This election is also held in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote. सेम प्रोसेस जैसा स्टेट में था कि पीआर सिस्टम का यूज़ करके वहाँ के जो एमएलएज थे वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे थे उस स्टेट से, सेम चीज़
जिस भी यूनियन टेरिटरी में वहाँ की अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहाँ के जो MLAs होंगे वो राज्यसभा के मेंबर्स को उस यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट करके भेजेंगे PR सिस्टम का यूज़ करके। ओके, आउट ऑफ 8 union territories, only 3, Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir, have representation in the Rajya Sabha. The population of other 5 union territories are too small to have any representation in the Rajya Sabha, है ना। हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिसमें से सिर्फ 3 के पास यानी कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इन 3 यूटीज़ के पास ही अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसलिए इन 3 यूटीज़ का ही रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में हो पाता है। अदर 5 जो बचे हैं उनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में क्यों नहीं है? बिकॉज पॉपुलेशन वहाँ की बहुत ही कम है, और हमने बात करी कि राज्यसभा का मेंबरशिप डिपेंड करता है कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। तो पॉपुलेशन अदर 5 यूनियन टेरिटरीज़ की बहुत कम है, इसलिए राज्यसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है और वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी नहीं है। ओके, नॉमिनेटेड मेंबर्स का कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा में? द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा फ्रॉम द पीपल हु हैव द स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। हमने बात करी कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स को, है ना, जिनके पास कोई स्पेशल नॉलेज हो, कोई प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज़ हो, लिटरेचर में, साइंस में या सोशल सर्विस में, उसको नॉमिनेट करा जाता है। क्या रैशनल है बिहाइंड इस नॉमिनेशन के पीछे क्या उद्देश्य है? द रैशनल बिहाइंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनेशन is to provide eminent persons a place in the Rajya Sabha without going to the process of election. It should be noted here that the American Senate has no nominated members. क्यों नॉमिनेट करा जाता है राज्यसभा के अंदर पर्सनस को? क्योंकि जो भी एमिनेंट पर्सनस हैं इंडिया में, जो अपने अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छे हैं, उनको बिना इलेक्शन के थ्रू राज्यसभा में मेंबरशिप दी जाती है, उनके एक्सपर्टीज़ को भी पार्लियामेंट में सुना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अमेरिकन सीनेट है वहाँ पर कोई नॉमिनेटेड मेंबर वहाँ पर नहीं है, सिर्फ वहाँ पे जो 2 हर स्टेट से इलेक्टेड मेंबर्स चुन के आते हैं सिर्फ वही हैं, वहाँ पर कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का क्या कॉम्पोजिशन है उसकी बात कर लेते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज़ फिक्स्ड एट 550। आउट ऑफ दिस 530 आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट, 20 मेंबर्स आर टू बी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज़, है ना। मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की 550 है, जिसमें से 530 मेंबर्स स्टेट से चुन के आते हैं और 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से चुनकर आते हैं। तो 550 तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गई, लेकिन करंट स्ट्रेंथ कितनी है? प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं लोकसभा में? तो वो है 543। 543 मेंबर्स करेंटली प्रेजेंट है लोकसभा के अंदर, जिसमें से 524 मेंबर्स स्टेट से चुनकर आए हैं और 19 मेंबर जो हैं यूनियन टेरिटरीज से चुनकर आए हैं। इसके बाद भी हम बात कर लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे हमने राज्यसभा में बात करी। तो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है लोकसभा के अंदर, उसकी बात कर लेते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट इन द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द people from the territorial constituencies in the state. The election is based on the principle of universal adult franchise. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना होगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ क्या होती हैं, है ना। लेट्स से कि ये कोई स्टेट है, लेट्स से ये यूपी है ना। तो यूपी को हम अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड कर देंगे, है ना। ये कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, एक ये कॉन्स्टिट्यूंसी, ये कॉन्स्टिट्यूंसी, ये और ये और ये, है ना। ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है हर स्टेट को, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक कैंडिडेट जो है वहाँ के लोग चुनकर लोकसभा के अंदर भेजते हैं, ठीक है। एक यहाँ से जीतेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से भी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक कैंडिडेट लोकसभा के अंदर वहाँ के लोगों द्वारा चुनकर आता है, ठीक है ना। हमने बात करी थी कि लोगों को रिप्रेजेंट करता है, पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है लोकसभा, ठीक है ना। तो स्टेट्स में जो लोग होंगे वो चुनकर भेजेंगे लोकसभा के अंदर अपने नेता को, है ना। एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक लीडर जो है वो चुनकर लोकसभा के अंदर जाएगा, क्योंकि उस स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड करा गया होगा और एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एक मेंबर लोकसभा के अंदर चुनकर जाएगा। ऐसा होता है। जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि लोग चुनकर उस मेंबर को जो है लोकसभा के अंदर भेजते हैं, है ना। लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। आई होप कि आपने 2024 का अगर इलेक्शन फॉलो किया होगा तो लोकसभा का चुनाव आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और ये प्रोसेस भी आसानी से समझ में आ जाएगा। द इलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है जिसमें सारे जो सिटीजन्स हैं, है ना, जो जिसका एक एज स्पेसिफिक एज है वो इलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि किसी ऐसा नहीं कि कोई वोटिंग कर सकता है कोई नहीं कर सकता, नहीं, सभी वोटिंग कर सकते हैं। जो भी लोग 18 ईयर्स के ऊपर के होंगे वो इलेक्शन कर पाएंगे इन द लोकसभा का इलेक्शन।
Now, every Indian citizen who is above 18 years of age and who is not disqualified under the provisions of the Constitution or any law is eligible to vote at such election. The voting age was reduced from 21 to 18 years by the 61st Constitutional Amendment Act of 1988, है ना। जो भी व्यक्ति 18 साल का ऊपर का होगा वो इलेक्शन कर सकता है, जनरल इलेक्शन में वोटिंग वो कर सकता है, ठीक है ना। और वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरह से उसको इलेक्शन कमीशन जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किया होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति आराम से वोटिंग कर सकता है। नाउ यूटीज़ का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है लोकसभा में? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड सच लॉज बाई विच द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज आर ऑल्सो चूजन बाई द डायरेक्ट इलेक्शन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बता रहा है कि यूनियन टेरिटरीज से लोकसभा के मेंबर्स कैसे चुन के आएंगे, उसको बोल रहा है कि पार्लियामेंट वो सेलेक्ट कर ले कि कैसे वो चुनना चाहती है। दैट्स वाई पार्लियामेंट में कुछ लॉ पास किया था, यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। उसके हिसाब से जो यूनियन टेरिटरीज से जो मेंबर्स लोकसभा में जीत के आते हैं वो भी डायरेक्ट इलेक्शन से ही जीत के आते हैं, यानी कि वहाँ के लोग भी जो है वोट करके अपने मेंबर को लोकसभा के अंदर भेजते हैं। नाउ नॉमिनेटेड मेंबर्स का लोकसभा के अंदर कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि रिप्रेजेंटेशन जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स का होता था, अभी नहीं होता है, ठीक है ना। बिफोर 2020 द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड 2 members फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा इफ द कम्युनिटी वाज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। The 104th Amendment Act of 2019 discontinued the provision of special representation of Anglo-Indian community in the Lok Sabha by the nomination. Consequently, this provision ceased to have effect on the 25 January 2020. ठीक है ना। 2020 से पहले प्रेसिडेंट जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे लोकसभा के अंदर एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, लेकिन 2020 के बाद 104th अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, जिसने इस प्रोविज़न को जो है डिसकंटिन्यू कर दिया, ख़त्म कर दिया, है ना। यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होती है। बेसिकली वो लोग जो अभी इंडिया में प्रेजेंट है, जिसका कोई ना कोई पूर्वज जो है ब्रिटिश रहा होगा, है ना, उस व्यक्ति को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से माना जाता है। और उस कम्युनिटी को अगर अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है लोकसभा के अंदर, तो प्रेसिडेंट उस कम्युनिटी से 2 मेंबर्स को, जो एमिनेंट मेंबर्स होंगे, उनको लोकसभा के अंदर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे। लेकिन 2020 के पहले, उसके बाद 2019 का 104th अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसने इस प्रोविज़न को जो है अभी हटा दिया है। सो प्रेजेंट में लोकसभा के अंदर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो नहीं है। सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा, है ना। लोकसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन का क्या सिस्टम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने राज्यसभा के मेंबर्स का सिस्टम ऑफ इलेक्शन हमने बात कर ली, जो स्टेट्स और यूटीज़ से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा चुन के आते हैं। तो लोकसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है इसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, है ना। फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शन टू द लोकसभा ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसा हमने बात करी कि हर स्टेट को जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। लेट से हमने इसको 4 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दिया, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक कैंडिडेट जो है जीतकर लोकसभा के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में हर स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है। पहला काम तो ये किया जाता है लोकसभा के इलेक्शंस के लिए। सेकंड, इस रिस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बातें कहता है। ईच स्टेट इज़ अलॉटेड अ नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा in such a manner that the ratio between that number and its population is same for all the states. कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोकसभा के अंदर हर स्टेट को हम उतने सीट्स प्रोवाइड करें ताकि उस स्टेट की जो पॉपुलेशन है और जितना सीट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं लोकसभा के अंदर, उसका रेशियो बराबर हो सारे स्टेट्स के लिए। इस तरह का प्रोविज़न सिर्फ इसलिए करा गया है ताकि हर स्टेट्स के बीच में जो रिप्रेजेंटेशन हो लोकसभा के अंदर वो यूनिफॉर्म रहे, है ना। ये पढ़ के आपको काफ़ी जो कॉम्प्लेक्स सा मैथमेटिकल सिस्टम जो है, कॉन्सेप्ट जो है आपको दिख रहा होगा, बट हमें ध्यान नहीं रखना है उस चीज़ का। कोई पूछने नहीं जा रहा है कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं, बस डिलिमिटेशन कमीशन आती है, वो अपना काम ये सारा करती है, कैसे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज को है बनाना है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस तरह से हमें सीट्स अलॉट करनी है लोकसभा के अंदर, ताकि उस स्टेट की जो पॉपुलेशन है और जितनी सीट्स हम दे रहे हैं उस स्टेट को, उसका रेशियो जो है सारे स्टेट्स के लिए बराबर हो, है ना। बस हमें इतना ध्यान रख लेना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है हमें। और दूसरा प्रोविज़न ये कहता है कि ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी इन सच अ मैनर that the ratio between population of each constituency and number of seats allotted to it is the same throughout the states. सेकेंड प्रोविज़न ये है कि हर स्टेट को हम इतने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड करेंगे ताकि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉपुलेशन है
और जितने सीट्स हमने प्रोवाइड किया है लोकसभा के अंदर, वो भी उसका भी रेशियो जो है वो इक्वल हो थ्रू आउट द स्टेट, है ना। सेम स्टेट के अंदर जितने भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, है ना, उनकी पॉपुलेशन और जितने सीट्स प्रोवाइड करे गए हैं लोकसभा के अंदर, उसका रेशियो भी थ्रू आउट द स्टेट बराबर हो। ये भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट हमें भी इसको भी ध्यान नहीं रखना है, हमें सिर्फ समझ लेना है कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं, ठीक है। ये सारे काम सिर्फ इसलिए किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कि जो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे अलग अलग स्टेट्स के बीच में। रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें लोकसभा की, तो हर स्टेट्स के बीच में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, और डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं सेम स्टेट के अंदर, उसमें भी जो है यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। सिर्फ इसके लिए जो है इतने सारे इंतजाम जो है करे गए हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी प्रोवाइड करता है कि जो भी सेंसस होगा, है ना, जो जनगणना होती है, हर सेंसस के बाद जो भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगा उसका रीएडजस्टमेंट करना होगा, है ना। हर सेंसस के बाद आप टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिसफल करिए, रीएडजस्ट करिए। क्यों करना है? क्योंकि हमें लोकसभा में उस हिसाब से, जो उस पॉपुलेशन के हिसाब से अब सीट्स को एलोकेट करना है उन राज्यों को, और हर स्टेट्स को उसी पॉपुलेशन के हिसाब से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करना है, ठीक है। इसलिए जो है रीएडजस्टमेंट करने का प्रावधान है हर सेंसस के बाद। Parliament is empowered to determine the authority and manner in which it to be made. Accordingly, the Parliament has enacted the Delimitation Commission Act 1952, 1962, ये सारे एक्ट्स आए हुए हैं। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि पार्लियामेंट, है ना, वो मैनर जो है सेलेक्ट कर सकती है, पार्लियामेंट डिटरमाइन कर सकती है कि जो भी रीएडजस्टमेंट करना है वो कैसे करना है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहना है कि जो भी रीएडजस्टमेंट होगा हर सेंसस के बाद, है ना, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसको डिटरमाइन करने के लिए पार्लियामेंट जो है प्रावधान बना सकती है कि कैसे वो डिटरमाइन करना चाहती है ना। पार्लियामेंट ने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट्स कई बार जो है और क्रिएट किए हैं ताकि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है वो रीएडजस्टमेंट किया जा सके, ठीक है ना। इन 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 froze the allocation of seats in the Lok Sabha to the state and division of each state into the territorial constituency till the year 2000 at the level of 1971। बेसिकली पिछली बार जो है 1971 में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिसफल जो है रीएडजस्ट किया गया था, ठीक है ना। फिर 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने क्या किया, फ्रोज कर दिया, है ना, यानी कि फिक्स कर दिया टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को सन 2000 तक, यानी कि 2000 तक वही टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहेंगी जो 1971 में बनी हुई थी, ठीक है। ये तो प्रोविज़न था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। फिर 84th अमेंडमेंट एक्ट आया, है ना, 2001 में, उसने जो है 2026 तक फिक्स कर दिया टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो 1971 लेवल पे बनी हुई थी, यानी कि 1971 में जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी फिक्स करी गई थी 2026 तक वही टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो फिक्स रहेंगी। 2026 के बाद ही रीएडजस्टमेंट हो पाएगा, ठीक है ना। ऐसा 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने किया हुआ था। नाउ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज़, है ना, लोकसभा के अंदर कुछ सीट्स जो हैं वो शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए फिक्स हैं, यानी कि रिजर्व्ड हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा प्रोवाइड किया है। Though the Constitution has abandoned the system of communal representation, it provides for the reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes in the Lok Sabha on the basis of population ratio, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को तो अबेंडन कर रखा है, यानी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को रोक लगा रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? बेसिकली कोई एक्स कम्युनिटी का मेंबर अगर चुनाव लड़ता है तो उसको सिर्फ उसी कम्युनिटी के मेंबर जो हैं वो वोट दे पाएंगे, ये होता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये तो इंडिया में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कर रखा है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है कि जो भी एससीज और एसटीज़ होंगे उनके लिए सीट्स रिजर्व रहेंगी लोकसभा के अंदर जितनी उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। Originally, this reservation was to operate for 10 years, that is up to 1960, but it has been extended continuously since then by 10 years each time. Now, under 104th Amendment Act of 2019, this reservation is to last until 2030, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न था वो अगले 10 साल के लिए ही था, है ना, अगले 10 सालों के लिए ही था, बट जो भी सरकारें आई हमारे यहाँ उन्होंने इसको बार बार एक्सटेंड करते गए, ठीक है ना। 10-10 साल बार बार एक्सटेंड करते गए इस रिजर्वेशन के प्रोविज़न को। अब 104 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 ने, उसने रिजर्वेशन को 2030 तक, 2030 तक फिक्स कर दिया है ना। आगे बढ़ते हैं। Those seats are reserved for scheduled castes and scheduled tribes. They are elected by all the voters in a constituency without any separate electorate, है ना।
लेट्स से किसी रिजर्व्ड सीट पे कोई एससी या एसटी कम्युनिटी का कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, तो उसको सारे लोग है ना वोटिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई सेपरेट इलेक्टोरेट होगा उसको वोटिंग करने के लिए, नहीं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग इसी कैंडिडेट को जो है वोटिंग करेंगे। इस कैंडिडेट को जिताने के लिए कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बनाई गई है। जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे लोग उस कैंडिडेट को वोटिंग करेंगे। A member of scheduled caste and scheduled tribe is not debarred from contesting a general non-reserved seat, है ना। कोई यानी कि कोई ऐसा भी सीट है जो अनरिजर्व्ड है, उस पर भी कोई भी एससी या एसटी कम्युनिटी का मेंबर जो है चुनाव लड़ सकता है ना। ये रिजर्व्ड सीट पर तो चुनाव इनको लड़ना ही है, बट ये अनरिजर्व्ड सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई इसमें डिबार्ड नहीं है, कोई रोक नहीं है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। Though the Constitution has adopted the system of proportional representation in the case of Rajya Sabha, it has not preferred the same in the case of Lok Sabha. Instead, it has adopted a system of territorial representation, first past the post system, for the election of members of the Lok Sabha. हमने राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन की तो बात कर ली कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से उनका इलेक्शन होता है। नाउ लोकसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है, तो उस सिस्टम का नाम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। एक्चुअल में इलेक्शन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होता है। अभी तक तो हमने बात करी कि क्या उनका टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे सेलेक्ट होती है, रिजर्वेशन क्या है, बट एक्चुअल में इलेक्शन क्या मेथड है, तो वो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये बड़ा सा वर्ड है, लेकिन सिंपल सा इसका मतलब है कि जिसको ज़्यादा वोट मिल गया वो आसानी से जीत गया, है ना। जिसको मेजोरिटी वोट्स मिल गए वो जीत गया। ये होती है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये सिर्फ नाम है, प्रोसीजर बिल्कुल आसान है। अगर आपने 2024 के इलेक्शन को अगर कवर किया होगा तो आप आसानी से इस सिस्टम को समझ जाओगे कि वो भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ही था। जिसको मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिल गए वो चुनाव जीत गया। Under territorial representation, every member of legislature represent a geographical area known as constituency. From each constituency, only one representative is elected. Hence, such constituency is known as single member constituency. ये first past the post system, इसको territorial representation भी हम बोलते हैं। जैसे हमने हर स्टेट को टेरिटरीज़ में यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में उसको डिवाइड कर दी थी और बोला था कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर जो है वो चुनकर लोकसभा के अंदर जाएगा, है ना। तो हर कैंडिडेट एक ज्योग्राफिकल एरिया को यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और एक मेंबर उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के जा रहा है, इसलिए इसको हम सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं। ओके, नाउ इन दिस सिस्टम अ कैंडिडेट हु सिक्योर्स मेजोरिटी ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। हमने बात करी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कि जिसको ज़्यादा वोट मिल गए, मेजोरिटी में जिसके पास वोट आ गए वो चुनाव जीत गया, है ना। नाउ दिस सिंपल मेजोरिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द होल इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट क्या होती है, बेसिकली जितने भी लोग कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग कर सकते हैं उसको हम इलेक्टोरेट बोलते हैं, है ना। तो दिस सिंपल मेजोरिटी सिस्टम, ये जो मेजोरिटी सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये पूरे इलेक्टोरेट को जो है रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। लेट्स से कोई स्मॉल ग्रुप है ना, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1000 में कोई स्मॉल ग्रुप है जिसकी पॉपुलेशन 1000 है, और वहीं पे कोई और कम्युनिटी है जिसकी पॉपुलेशन उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख है ना, और 2 कैंडिडेट्स है 1 और 2। अगर ये इसको हम वोटिंग कर देते हैं, ये जो जिसकी मेजोरिटी में पॉपुलेशन है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस 2 नंबर कैंडिडेट को जो वोटिंग कर देते हैं तो ये चुनाव जीत जाएगा। तो इसका क्या, जिसको इन्होंने वोट करा था, है ना, तो इसलिए पूरे इलेक्टोरेट को जो है ये रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, यानी कि बेसिकली जो स्मॉल ग्रुप्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन अच्छे से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में नहीं मिल पाती। ओके, नाउ ड्यूरेशन ऑफ द 2 हाउसेस। दोनों हाउसेस का ड्यूरेशन कितना होता है, कितने दिनों का कार्यकाल होता है दोनों हाउसेस का, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द राज्यसभा। द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952 इज़ अ कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर, दैट इज इट इज़ अ परमानेंट बॉडी एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। हमने पहले ही बात करी कि जो राज्यसभा होती है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। पहली बार इसको 1952 में कॉन्स्टिट्यूट करा गया था और तब से वही राज्यसभा जो है कंटिन्यू कर रही है। राज्यसभा परमानेंट बॉडी होती है, इसीलिए इसको अपर हाउस भी बोला जाता है ना। तो राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। हाउएवर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, है ना। तो डिसॉल्व नहीं होती है, बट इसके 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर करते रहते हैं एवरी सेकेंड ईयर। अगर एग्जांपल के तौर पर बात करें, लेट से 250 मेंबर्स जो हैं अभी प्रेजेंट में हैं अगर राज्यसभा में एग्जांपल के तौर पर, तो इसका 1/3 जो मेंबर होंगे हर सेकेंड ईयर पे वो रिटायर कर जाएंगे और फिर फ्रेश इलेक्शंस होंगे इन 1/3 मेंबर्स के लिए, है ना। तो हर सेकेंड ईयर पे 1/3 मेंबर्स जो है रिटायर कर जाते हैं, इसलिए मेंबर्स का रिटायरमेंट होता है राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, ये एक परमानेंट बॉडी है
है ना। तो 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। देयर सीट्स आर टू बी फिल्ड बाई फ्रेश इलेक्शंस एंड प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशंस एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी थर्ड ईयर। द रिटायरिंग मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। एवरी सेकेंड ईयर वो रिटायर होंगे, फिर जो थर्ड ईयर की बिगनिंग होंगी उसमें जो भी रिटायर्ड मेंबर्स का जो सीट है उस पर इलेक्शंस होते हैं। और प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशंस भी हो सकते हैं, हमने बात करी थी कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट भी करते हैं, है ना। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो रिटायर होते हैं, तो फिर वहाँ पे नॉमिनेशन हो जाएगा, और कोई इलेक्टेड मेंबर था वो रिटायर करा तो फिर फ्रेश इलेक्शन से उस सीट को फिल करा जाएगा, है ना। तो जो रिटायरिंग मेंबर्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं, दोबारा वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और दोबारा रीनॉमिनेट भी हो सकते हैं किसी भी नंबर ऑफ टाइम के लिए, है ना, कभी भी कर सकते हैं ये चीज़। ओके, नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स्ड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड लेफ्ट इट टू द पार्लियामेंट, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म नहीं बताया है, बोल दिया है कि पार्लियामेंट डिसाइड कर लेगी कितने दिनों का वो टर्म रखना चाहती है राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइडेड दैट द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द राज्यसभा shall be 6 years, है ना। तो पार्लियामेंट को डिटरमाइन करना था कि कितने दिनों का कार्यकाल होगा राज्यसभा के मेंबर्स का, तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट RPA 1951। उसमें बताया गया कि जो भी राज्यसभा के मेंबर्स होंगे उनका कार्यकाल 6 साल का होगा, है ना। 6 साल का उनका कार्यकाल होता है, और वही मेंबर जिनका कार्यकाल ख़त्म हो गया एवरी सेकेंड ईयर उनको रिटायर कर दिया जाता है, फिर नए मेंबर्स चुन के आते हैं। तो राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल 6 सालों का होता है। Further, the Act also authorized the President to make provisions to govern the order of retirement of the members of Rajya Sabha, है ना। प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि किस तरह से रिटायरमेंट करी जाएगी राज्यसभा के मेंबर्स की। ओके, अब लोकसभा के ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। अनलाइक द राज्यसभा, द लोकसभा इज़ नॉट अ कंटिन्यूइंग चैम्बर। इट्स नॉर्मल टेन्योर इज़ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन, आफ्टर विच इट ऑटोमेटिकली डिजॉल्व्स, है ना। लोकसभा जो है राज्यसभा की तरफ परमानेंट बॉडी तो नहीं है, लोकसभा एक टेम्पररी बॉडी होती है, 5 सालों के लिए आती है ना। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ये डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा 5 सालों के बाद। उसके बाद फिर फ्रेश इलेक्शंस कराने होते हैं लोकसभा के लिए, है ना। लोकसभा इलेक्शंस हर 5 साल पे होते हैं, बिकॉज हर 5 साल पे लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। ओके, तो लोकसभा कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है, ये डिसॉल्व होती है हर 5 सालों पे। हाउएवर द प्रेसिडेंट इज़ ऑथराइज टू डिसॉल्व द लोकसभा at any time even before the completion of 5 years and this cannot be challenged in the court। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि अगर लोकसभा का जो टर्म है वो ख़त्म नहीं भी हुआ है उसके पहले भी प्रेसिडेंट जो है डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर दे तो, है ना। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे। एक तो 5 सालों के बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, या फिर उसके पहले भी प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। Further, the term of the Lok Sabha can be extended during the period of national emergency by a law of parliament for 1 year at a time for any number of times, है ना। बेसिकली क्या ये रहा है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी इंडिया में लगेगी उस समय जो भी लोकसभा प्रेजेंट है ना, उसके टर्म को एक्सटेंड किया जा सकता है ना। नॉर्मल टर्म जो है 5 years का होता है लोकसभा का, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो ये टर्म 6 साल का भी हो सकता है, 7 साल का भी हो सकता है, 8 साल का भी हो सकता है, एक लोकसभा का टर्म नेशनल इमरजेंसी के केस में, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि बढ़ाया भी जाएगा तो हमेशा एक बार में 1 साल के लिए ही बढ़ाया जाएगा। जैसे 5 साल का टर्म है तो हो सकता है कि 1 साल बढ़ा के 6 साल कर दिया जाए, फिर 1 साल बढ़ा के 7 साल कर दिया जाए, है ना। तो हमेशा एक बार में 1 साल के लिए ही लोकसभा का टर्म बढ़ाया जाएगा, ओनली ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, है ना। और किसी भी नंबर ऑफ टर्म के लिए बढ़ाया जा सकता है, कितना भी लंबा इसको किया जा सकता है। ये याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है, हालांकि याद हो जाए तो अच्छा है। इमरजेंसी वाले चैप्टर्स में ये चीज़ हमें दोबारा पढ़ने को मिलेगी। However, this extension cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency has ceased to operate। लेट्स से इमरजेंसी आज लगी थी, 6 महीने बाद वो ख़त्म हो गई, है ना। तो 6 महीने के बाद ये जो एक्सटेंशन है लोकसभा का ये नहीं रहेगा, बिकॉज इमरजेंसी अब ख़त्म हो गई है। सिर्फ इमरजेंसी के दौरान ही एक्सटेंशन किया जा सकता था, तो उसके 6 महीने के अंदर जो है लोकसभा का जो एक्सटेंशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि ये लाइन समझ में आई होगी। नाउ सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, है ना। दिस वॉज पार्ट 1 ऑफ द पार्लियामेंट चैप्टर। पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम पार्लियामेंट चैप्टर को जो है फिनिश कर देंगे, है ना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग।